बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा जो कि कमेंट्स में लोग पूछते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था कि जनरेटर का पावर फैक्टर कैसे चेक किया जाए कि जनरेटर अपना पावर फैक्टर प्रॉपरली दे रहा है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि जनरेटर का अपना कोई पावर फैक्टर नहीं होता, बल्कि पावर फैक्टर डिपेंड करता है लोड के ऊपर। अगर हम जनरेटर पर रेजिस्टिव लोड चलाएंगे तो उसका जितना पावर फैक्टर होगा वही जनरेटर पर होगा। अगर इंडक्टिव लोड चलाएंगे उसका जो पावर फैक्टर चल रहा होगा वही जनरेटर पे चलेगा। तो जनरेटर अपना पावर फैक्टर नहीं देता, बल्कि पावर फैक्टर हमेशा लोड का होता है। अब जनरेटर पे जो लिखा हुआ होता है कि 0.8 या 0.9 या जो भी पावर फैक्टर जनरेटर पे लिखा हुआ है उसकी नेम प्लेट पे, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये होता है कि ये जनरेटर इतने पावर फैक्टर तक के लिए डिज़ाइन हुआ है कि हम ऐसा लोड चला सकते हैं जिसका पावर फैक्टर यहाँ तक हो। अगर उससे कम हुआ पावर फैक्टर तो जनरेटर ओवरलोडिंग की तरफ चला जाएगा। चूँकि पावर फैक्टर कम होने से करंट बढ़ जाता है, यानी एम्पेयर बढ़ जाते हैं, जबकि जनरेटर के एम्पेयर उसकी एक लिमिट होती है। मसलन 1000 एम्पेयर का जनरेटर है, तो जब उस पर हम पावर फैक्टर उसकी रेटेड वैल्यू से जो उस पर लिखी हुई है उससे कम डालेंगे, कोई ऐसा लोड उस पर चलाएंगे जिसका पावर फैक्टर उससे कम होगा, तो वहाँ पर जनरेटर ओवरलोडिंग की तरफ चला जाएगा। चूँकि उसके एम्पेयर्स एक्सीड कर जाएंगे, उसकी वाइंडिंग जो डिज़ाइन हुई हुई है, उसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक लिमिटेड एम्पेयर्स के लिए डिज़ाइन हुए हैं। तो जनरेटर पे हमेशा ऐसा ही लोड चलना चाहिए जिसका पावर फैक्टर जनरेटर की नेम प्लेट पे लिखे हुए पावर फैक्टर के करीब करीब हो। अलबत्ता पावर फैक्टर ज़्यादा होने से जनरेटर को कोई नुकसान नहीं होता। जैसा कि रेजिस्टिव लोड जब हम चलाते हैं तो पावर फैक्टर ऑलमोस्ट 1 चल रहा होता है, तो वो जनरेटर के लिए सही है, वहाँ पर एम्पेयर कम हो जाते हैं, लेकिन जनरेटर की रेटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम ऐसा लोड जिसका पावर फैक्टर 0.8 से कम है और जनरेटर पे लिखा हुआ है कि 0.8 पावर फैक्टर, तो वहाँ पर हमारा जनरेटर ओवरलोडिंग की तरफ चला जाएगा। तो बस पावर फैक्टर तो जनरेटर के पैनल पे या पावर फैक्टर मीटर में हम देख सकते हैं कि कितना चल रहा है, लेकिन जनरेटर अपना कोई पावर फैक्टर प्रोवाइड नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया वुड के हवाले से कि लकड़ी जो है क्या ये हाई वोल्टेज के लिए यूज़ हो सकती है या नहीं, और क्या ये कंडक्टर बन जाएगी। तो हाँ, इसका जवाब यही है कि लकड़ी एक इंसुलेटर है, लेकिन बहुत अच्छा इंसुलेटर नहीं है। ये कुछ रेंज इसकी वोल्टेज की होती है, उसके बाद ये कंडक्टर बन सकती है। और अगर लकड़ी गीली हो जाए, पानी के साथ मिक्स हो जाए, तो भी कंडक्टर बन सकती है। और ना ही इसको हाई वोल्टेज में यूज़ किया जा सकता है। हाई वोल्टेज के लिए हम हमेशा ऐसे इंसुलेटर्स यूज़ करते हैं जो बहुत ही अच्छे इंसुलेटर होते हैं, जैसा कि सेरामिक, फाइबर गिलास गिलास या इस तरह के दूसरे मटेरियल्स। प्लास्टिक भी कम से कम एक अच्छा इंसुलेटर है, लेकिन लकड़ी जो है वो बहुत अच्छा इंसुलेटर नहीं है। तो लकड़ी को सिर्फ और सिर्फ लो वोल्टेज में उस वक्त जब वो बिल्कुल ड्राई हो और हमें यकीन हो कि इसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं हुई हुई, ना ये गीली हुई है, तो ही हम उसको एज ए इंसुलेटर यूज़ कर सकते हैं, वरना लकड़ी अच्छा इंसुलेटर नहीं है, ख़ासतौर पे हाई वोल्टेज के लिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाउ टू स्टॉप डीजी मैकेनिकली इन केस ऑफ एमरजेंसी। ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक डीजल जनरेटर जो कि चल रहा है उसको एमरजेंसी केस में हम मैकेनिकली कैसे स्टॉप कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकली तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि स्विच ऑफ कर देना है, एमरजेंसी पुश कर देना है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर देनी है, लेकिन कुछ केसेस में इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है वो फेल हो जाता है, तो वहाँ पर हमें मैकेनिकली ही उसको बंद करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक फ्यूल होता है, दूसरा एयर। फ्यूल अगर हम बंद कर दें, मसलन हमने वॉल बंद कर दिया, तो जनरेटर डीजी जो है वो फ़ौरन स्टॉप नहीं होगा, बल्कि वो टाइम लेगा जब तक कि वो फ्यूल लाइंस में है, फिर फिल्टर्स में है, तो वो आखिरी तक चलता रहेगा और काफ़ी टाइम बाद वो जाकर बंद होगा। तो एमरजेंसी में हमें उसकी एयर बंद करनी होती है। अब उसके लिए या तो हमने एयर शट ऑफ वॉल लगाए हुए हों, लेकिन यहाँ पर बात वही आ जाएगी कि अगर वो वॉल इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है तो फिर वही बात आ गई कि हम इलेक्ट्रिकली तो बंद नहीं करना चाह रहे। तो हम एयर शट ऑफ वॉल को बंद करने के बजाय ये कर सकते हैं कि उसका एयर फिल्टर निकाल कर किसी भी चीज़ से उस जगह को पूरा ब्लॉक कर दिया जाए जहाँ से एयर जा रही है। अगर इंजन में दो एयर फिल्टर हैं तो दोनों एयर फिल्टर्स को निकाल के किसी भी लकड़ी या कोई भी ऐसी चीज़ लेकर हम अगर उसकी एयर को बाय फोर्स बंद कर देंगे तो इंजन सडनली स्टॉप हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू फ्यूल। चूँकि फ्यूल बंद करने से इंजन काफ़ी टाइम बाद बंद होता है, एयर अगर हमने कम्प्लीटली बंद कर दी तो इंजन वहीं पर फ़ौरन शट डाउन हो जाएगा। तो ये मैकेनिकली बंद करने का तरीका होता है। अलबत्ता कुछ इंजन्स में एमरजेंसी लीवर लगा हुआ होता है, जैसे
कैटरपिलर के 3512 और 3516 के जो एक्चुएटर टाइप इंजन है उनमें एक लीवर लगा होता है, शट ऑफ लीवर। तो उसको जब हम खींचते हैं तो वो सडनली फ्यूल को बंद करा के इंजन शट डाउन करवा देता है। लेकिन चूँकि हर इंजन में ये फैसिलिटी नहीं है, तो मैकेनिकली सडनली स्टॉप करने का यही तरीका है कि किसी भी तरह से इंजन की एयर को बंद कर दिया जाए। चौथा सवाल यहाँ पर यह है कि ट्रू आरएमएस का क्या मतलब होता है। अक्सर मल्टीमीटर्स पे ये लिखा हुआ होता है, आपने देखा होगा फ्लूक के मल्टीमीटर हो या कोई से भी के ट्रू आरएमएस। तो ट्रू आरएमएस का मतलब यही है कि ये जो मीटर है ये हमें एग्जैक्ट रीडिंग बता रहा है आरएमएस। अब आरएमएस को समझना होगा, आरएमएस क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एसी सप्लाई में फ्रिक्वेंसी होती है, यानी कि साइकिल्स बनते हैं। तो जो साइकिल्स बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, वो अपनी पीक वैल्यू को टच करते हैं, लेकिन वो पीक वैल्यू यूज़फुल नहीं होती, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते चूँकि वो कांस्टेंट नहीं होती। तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जो इफ़ेक्टिव हो। तो वो इफ़ेक्टिव वैल्यू हमेशा पीक वैल्यू से कम होती है। इसका जो शॉर्ट फार्मूला है वो ये होता है कि जितने भी पीक वोल्टेज होंगे उसको अगर हम 0.707 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आरएमएस के वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। अगर पीक वैल्यू 1 है तो 0.707 आरएमएस की वैल्यू है। अगर पीक वैल्यू 100 है तो 70 जो है वो आरएमएस की वैल्यू है। तो इस तरह से इसका फार्मूला होता है। तो जो हमारे मल्टीमीटर्स रीडिंग बता रहे होते हैं, या जो हमारे घरों में, इंडस्ट्री में, सब जगह जो वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं वोल्टेज की, वो आरएमएस होती है, ना कि पीक। अगर 220 वोल्ट हमारे घर में आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की। तो उसकी जो पीक वैल्यू है वो कितनी होगी, हम उसी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 220 को आप डिवाइड कर दें 0.707 से, तो आपके पास अगर 310 या 311 ऐसा आंसर आ रहा है तो ये पीक वैल्यू है। लेकिन ये यूज़फुल नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है। इफ़ेक्टिव वही है जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम आरएमएस कहते हैं। आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर। ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है जो कि शॉर्टली मैंने आपको बता दिया। अगर इसका मैथमेटिकली आप देखना चाहते हैं तो आपको काफ़ी वीडियोस इस पे मिल जाएंगी यूट्यूब पे, तो आप इसकी डिटेल देख सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर किस तरह से निकाला जाता है। लेकिन मल्टीमीटर्स के ऊपर लिखा हुआ होने का मकसद ये होता है कि ये मल्टीमीटर ट्रू आरएमएस वैल्यू हमें दे रहा है, यानी कि जो अमाउंट वहाँ पर एग्जैक्टली है ये बिल्कुल वही हमें रीड करके बता रहा है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। इन्होंने पूछा है कि इंडक्शन मोटर में जो रोटर होगा वो आर्मेचर कहलाएगा। यानी कि ये मेरी इंडक्शन मोटर या जनरेटर वाली किसी वीडियो पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें मैंने बताया था कि हमेशा रोटेटिंग पार्ट को आर्मेचर नहीं कहते, बल्कि आर्मेचर उसे कहते हैं जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही हो। तो ये पूछ रहे हैं कि इंडक्शन मोटर में तो हम जो सप्लाई दे रहे हैं वो स्टेटर वाइंडिंग को दे रहे हैं, तो वहाँ पर रोटर जो है वो आर्मेचर कैसे है। तो वो आर्मेचर ऐसे है कि जब हम स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई दे रहे हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेटिंग है। तो उसकी वजह से हमारे रोटर के अंदर, चूँकि वहाँ पर हमने कंडक्टर की बार्स डाली हुई होती हैं जो कि दोनों तरफ से शॉर्ट हुई हुई होती हैं, तो वहाँ पर करंट का फ्लो हो जाता है, वहाँ पर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो इसी वजह से हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर को भी आर्मेचर कह सकते हैं। लेकिन इसकी स्टेटर वाइंडिंग को हम आर्मेचर इसलिए नहीं कहेंगे कि वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही, बल्कि वहाँ पर हम ईएमएफ एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आर्मेचर हमेशा वो वाला कंपोनेंट होगा जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये मैंने शॉर्टली आंसर्स दिए हैं। डिटेल के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं अलग अलग हर टॉपिक पे इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस के जवाब डिटेल से नहीं दिए जा सकते। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।